तो आज से 20 साल पहले 1 रुपए में 4 चॉकलेट आ जाती थी। बट अब शायद ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां पे 1 का सिक्का चलता भी होगा। अब दौर ऐसा आ चुका है कि जहां 500 रुपए भी उतनी वैल्यू नहीं रखते। अभी तो आप 500 रुपए के एक गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते होगे। अब ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो इन्फ्लेशन को लेकर है, वो तो मैंने ऑलरेडी ही लास्ट वीडियो में कवर करा है, जहां पे इन्फ्लेशन और इंडियन टैक्सेस सिस्टम मिडिल क्लास को कैसे पीछे करते जा। ये वीडियो तो उस टॉपिक पे है कि क्यों इंडियन करेंसी इतनी ज्यादा डाउनफॉल में जा रही है। जहां पे पहले के टाइम में, आज से अगर मैं 5 साल पहले बोलूं तो $1 की वैल्यू 71 इंडियन रुपीज थी, लेकिन अभी के टाइम में ये चीज 80 to 85 रुपीज पहुंच चुकी है। मतलब अभी अगर मैं करेंट सिचुएशन बताऊं तो $1 की वैल्यू 86 रुपीज है। अब जब इंडिया इतना बढ़ता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, एफडीआई आ रहे हैं, एफआईआई आ रहे हैं, तो उसके बाद भी इंडियन करेंसी इतना डाउनफॉल में क्यों है? अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो लोग आपको दिखा रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया तेजी से आगे जा रहा है, क्या सच में ऐसा है या फिर ये सब मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं? सबसे पहले ये डेटा देखो, जहां आज से 5 साल पहले $1 की इंडियन रुपीस में 71 रुपीस थी, लेकिन आज के टाइम में $1 की रुपीस 86 रुपीस पहुंच चुकी है। अब सच क्या है? इंडिया में बस यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करके टैक्सेस को लगाकर उनसे पैसा लूटा जा रहा है, और इंडिया के बाहर चीजें इतनी ज्यादा चेंज होती जा रही हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे क्यों इंडियन करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा डाउनफॉल में जा रही है, और क्या सच में इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। मतलब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जहां पे लोगों को बताया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, क्या ये सब चीजें सच में हो भी रही हैं या फिर नहीं? और क्या मेन रीजंस है, क्या मेन की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडियन करेंसी इतनी ज्यादा डाउनफॉल में जा रही है? अब यही सब पॉइंट्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम ये जानते हैं कि क्या चेंजेस होने की वजह से इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है। अब इसका सबसे पहला रीजन है मेक इन इंडिया। अब जब मेक इन इंडिया आया था तो लोगों ने काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। अब मेक इन इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ता हुआ दिखाया, जहां पे लोगों ने काफी अलग अलग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के थ्रू लोगों की हेल्प करते हुए दिखाया गई। लेकिन असलियत में मेक इन इंडिया एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से जितना एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट का था उतना मिला ही नहीं, और ओवरऑल जो नुकसान हुआ वो हुआ रुपीस में, जो इंडियन रुपीस है उसमें नुकसान हुआ। अब यही सब चीजों को देखते हुए जो ओवरऑल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हुई, और तो और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो भी कम हुई। जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना था तो ये सब चीजों की वजह से उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लो आप एक बाहर के शहर में रहते हो और आपने इंडिया में पैसा लगाया, मतलब आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। अब आप अपने पैसे जब इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और जब उसको विड्रॉल करोगे तो वो आपके इंडियन करेंसी में ही विड्रॉल होंगे, और जब आप उसको कन्वर्ट करोगे, मतलब आप तो बाहर के इन्वेस्टर हो तो आपको डॉलर्स में भी कन्वर्ट करना रहेगा। तो डॉलर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ओवरऑल उस पैसों की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी। बिकॉज अगर मैं देखूँ तो पहले 70 रुपये $1 का था इंडियन करेंसी के हिसाब से, फिर धीरे धीरे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इंडियन करेंसी, फिर 85, फिर 86, और अजम्पशन ये है कि ये नंबर 96 रुपीज तक जाएंगे। अब ये तो फिर भी ठीक है। अब जो ओवरऑल न्यूज आती है, जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और मैंने भी अपने कई वीडियो में ऑलरेडी बाकी कवर किया है कि इंडिया की जीडीपी 7% से बढ़ रही है, लेकिन जो असलियत है, जो असली जीडीपी है वो 6.5 to 6.8% से बस बढ़ रहा है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरे के पूरे झूठ है। अब लोगों का अजम्पशन ये था, जो बड़े बड़े जैसे हमारे आरबीआई के चीफ हैं उनका अजम्पशन था, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अजम्पशन था कि इंडिया की जीडीपी 7% से ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया की एक्चुअल जीडीपी जो ग्रोथ है वो है 6.5 to 6.8%, जहां पे ये जीडीपी ग्रोथ जितना भी प्रेडिक्ट किया गया था उतना पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से वापस से एफडीआई और एफआईआई में काफी फर्क पड़ा। बिकॉज इंडिया अगर मैं देखूं तो 5th लार्जेस्ट जीडीपी में जरूर है, जहां पे इंडिया 195 कंट्रीज में 5वें नंबर पे स्टैंड करता है,
जो कि अभी इसकी करंट जीडीपी अभी चल रही है $3.8 ट्रिलियन। मतलब इंडिया जरूर 5वें नंबर पे है, लेकिन एफआईआई जब इन्वेस्ट करने का सोचते तो इंडिया को 16th नंबर पे रखते हैं, बिकॉज जीडीपी जरूर बढ़ रही है, लेकिन इंडिया पॉपुलेशंस की वजह से और तो और इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे एफडीआई और एफआईआई अपने 16th नंबर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इंडियन जीडीपी का काफी फर्क टूरिज्म से भी पड़ता है। अब लास्ट 5 से 10 सालों में अगर आप देखोगे तो इंडिया टूरिज्म काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज यहाँ कल्चर ऐसा है कि लोग आना ही नहीं पसंद करते। इतने केसेस होते रहते हैं जहाँ पे आप देख रहे होगे, इंस्टाग्राम में भी कई वीडियोस आती है, यूट्यूब में भी कई वीडियोस आती है कि टूरिज्म बाहर से इंडिया में आए हैं लेकिन उनको मोलेस्ट किया जा रहा है और तो और उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। तो इंडियन से परेशान होके अभी जो टूरिज्म है काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। और तो और जो टूरिज्म है, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है, बिकॉज इंडिया का जो वीज़ा प्रोसेस है काफ़ी लंबी चलता है, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया आना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अब जो मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडियन रुपीस यूएस के सामने कम होती जा रही है। अब इंडियन रुपीस का गिरता हुआ जो रेट है रिसेंटली 83 पर डॉलर्स के लेवल क्रॉस कर चुका है। सिर्फ एक नंबर नहीं, फॉरेक्स स्क्रीन्स पर आप देख लो, ये हर एक इंसान की लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे वो आम आदमी हो या बिजनेसमैन हो या इंटरनेशनल ट्रेडिंग करता हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंडियन रुपीस के गिरने के पीछे का असली रीजंस क्या है? अब इसके पीछे एक सिंगल रीजन तो है नहीं, मैंने अभी आपको ऑलरेडी कई रीजन बताया, लेकिन इसके हम डिटेल में जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इंडिया का ट्रेड डिफिसिट, इन्फ्लेशन रेट, जियोपॉलिटिक्स और यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज। अब हम ये सब में से एक फैक्टर उठा लेते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर जो इंडियन रुपीस के गिरने की रीजन बनता जा रहा है। अब इंडियन रुपीस की वैल्यू यूएस के अगेंस्ट में एक बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब इकोनॉमिस्ट, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्स को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं देख लूँ तो ट्रेड डिफिसिट, इंडिया का ट्रेड डिफिसिट जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, रुपी के डिप्रिसिएशन का एक मेजर रीज़न बनता है। जब इंडियन बिजनेसेस को इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं लेकिन एक्सपोर्ट से कम डॉलर्स मिलते हैं, तो डिमांड सप्लाई की इम्बैलेंस रुपीस को वीक करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो दिसंबर 2015 में इंडियन एक्सपोर्ट्स लगातार 13 महीने तक गिरे, 14.75% तक रिड्यूस होके 22.2 बिलियन पर आ गए। वहीं इंपोर्ट सिर्फ 3.88% होके 33.9 बिलियन रहा, जिसने ट्रेड डिफिसिट को 11.6 बिलियन तक बढ़ा दिया। ऐसे ट्रेंड्स रुपीस को फॉरेक्स मार्केट में वीक बनाते रहते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव करते हैं। अगर मैं दूसरा पॉइंट उठाऊं, दूसरा मेजर पॉइंट, तो वो है करेंट अकाउंट डिफिसिट यानी कि सीएडी। करेंट अकाउंट डिफिसिट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रुपी को इम्पैक्ट करता है। ये एक कंट्री की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट भी करता है। जब सीएडी वाइडन होता है, इसका मतलब है कि इंडियन फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा खर्च कर रहा है और कम कमा रहा है, जो डोमेस्टिक करेंसी के नेट ओवरफ्लो के रीजंस की वजह से बनता है। अब यूरोजोन क्राइसिस ने इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया है, क्योंकि यूरोप हिस्टोरिकली इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। सीएडी बढ़ने से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं और रुपी वीक होता जाता है। इससे टैकल करने के लिए इंडिया को इंपोर्ट बढ़ाना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके ये चीज़ आपको थोड़ी बैलेंस देखने को मिलेगी। अब जो मेजर रीज़न है, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, वो है इन्फ्लेशन। जब इंडिया की इन्फ्लेशन रेट यूएस की इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होती है तो रुपी की परचेसिंग पावर डॉलर के कंपैरिजन में गिरती ही रहती है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ आपको वही चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा रुपीस चाहिए जो $1 में मिल सकता है। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, जो कि इंडिया इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएसडी और आईएनआर के बीच पुअर एक्सचेंज रेट के वजह से ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। जब इंडिया में प्राइसेस यूएस के मुकाबले फास्टर राइज करते हैं, जो रुपी नेचुरली डेप्रिसिएट होता है परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी मेंटेन करने के लिए। अब जो अगला रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। इंडिया और यूएस के बीच इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस भी करेंसीज वैल्यूज को इम्पैक्ट करता है।
जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो डॉलर की डिमांड को बढ़ाते जाते हैं और इंडिया पर प्रेशर डलता जाता है। इंडिया की फिस्कल डिफिसिट्स हिस्टोरिकली हाई रहे, जैसे 1990-1991 की अगर हम बात करें तो जीडीपी का 12.7% तक इंडिया हमेशा फॉरेन करेंसीज में बोरो करता था, जो फॉरेक्स रिजर्व पर बर्डन डालता जाता था। अब ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल फैक्टर जो आईएनआर यूएसडी एक्सचेंज रेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब इसका नेक्स्ट रीज़न है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। जब यूएस ट्रेजरीज, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लो या इंटरेस्ट के रेट्स ले लो, जब ये सब चीज़ें बढ़ते हैं तो डॉलर्स डिनोमिनेटेड एसेट ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। ये डॉलर्स की डिमांड को, इन सब रीजंस की वजह से जो डॉलर्स की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती है और इंडियन रुपी को वीक करती जाती है। अब हमारे क्रूड ऑयल के प्राइजेस आ गए। अब आप XYZ कुछ भी ले लो, अब चाहे इन्फ्लेशन बढ़े या फिर इन्फ्लेशन घटे या फिर कहीं पे कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए जो नहीं आनी थी, यहाँ पे कुछ वायरस आ जाए या फिर कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ वार इम्पैक्ट हो जाए, तो ये सब चीज़ों की वजह से सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है वो होती है क्रूड ऑयल्स के रेट्स। अब इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स पर हैविली डिपेंडेंट है और क्रूड ऑयल प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जब ऑयल बढ़ता है तो सबसे पहला बताता हूँ, ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं इंपोर्ट्स के लिए, या फिर अगर मैं देखूँ तो ट्रेड डिफिसिट्स और वाइडन हो जाता है जो रुपी को काफ़ी वीक कर देता है। ये सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। अब जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी कम हो जाती है, डॉलर्स इनफ्लो भी रिड्यूस होता है, इन्वेस्टर्स सेफ हेवन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर में शिफ्ट करते हैं जो रुपी को और ज़्यादा गिराते हैं। और अभी अगर मैं देखूँ तो यही सब चीज़ें चल रही हैं और ये सब चीज़ों की वजह से जो हमारे FII है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इनफ्लोज और आउटफ्लोज शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब FII इंडियन एसेट्स बेचकर अपनी होल्डिंग्स डॉलर्स में कन्वर्ट करता है तो रुपी पर ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि अब जब FII अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो FII जो अपने डॉलर्स में इन्वेस्ट करेगा और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ ज़्यादा होंगे, बिकॉज इंडियन रुपीज़ वैसे ही डॉलर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जब FII इन्वेस्ट करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ निकालते हैं यानी कि प्रॉफिट के साथ निकालते हैं तो वो पूरा के पूरा पैसा US डॉलर्स में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इंडियन की रुपीस करेंसी है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ये चीज़ आपको कम देखने मिलती जाती है। और तो और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है तो उनके कई ज़्यादा रूल्स की वजह से भी ये सब चीज़ों में असर पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है तो मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कोई भी रहे, जैसे बीजेपी है, पिछले टाइम में कोई और था, आने वाले टाइम में मे भी कोई और होगा, तो ये सब चीज़ों की जो गवर्नमेंट रूल्स निकालती है उससे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंडियन और US दोनों की फॉरेक्स मार्केट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कैपिटल कंट्रोल्स, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट करना, ट्रेड पॉलिसीज़ में अलग अलग चेंजेस लाना। अब इन पॉलिसीज़ के ज़रिए कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक डायरेक्शन को ग्लोबल मार्केट सिग्नल करते हैं, जो इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट और करेंसीज वैल्यूएशंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ओवरऑल अगर आपको एक सच बताऊँ तो ओवरऑल बात बस ये है कि जिस तरीके से आपको न्यूज़ में दिखाया जाता है कि GDP बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, FDI FII इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, वो उतना भी सच नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, ये सब चीज़ें हमारी GDP में, हमारी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है, लेकिन ऑल दो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि यही सब चीज़ें अच्छी हैं। इंडिया में कई ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसकी वजह से और उल्टा असर होता जा रहा है, और असर किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को। अब ये सब चेंजेस की वजह से जो मैंने आपको जितने भी रीज़न बताए उन सब की वजह से इंडियन करेंसी कम होती जा रही है। मतलब US डॉलर के मुकाबले देखें तो हो सकता है मे बी आने वाले टाइम में एक US डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीज़ की 100 रुपीज़ रहेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा हमारी इन्फ्लेशन का।
और तो और इन्फ्लेशन के अलावा जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है वो हो रहा है टैक्सेस की वजह से। अब ये सब चीजें जो मेजरली इम्पैक्ट कर रही हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है मिडिल क्लास को काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब अगर हम देखें तो FDI भी है, FII भी है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट भी बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केट भी बढ़ रहा है, FDIs भी बढ़ रहे हैं, और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूँ वो भी बढ़ रहा है, और ओवरऑल GDP भी बढ़ रही है। लेकिन जितना ज़्यादा दिखाया जा रहा है उतना सच है भी नहीं। और मैंने भी ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अभी के टाइम में अगर इंडियन मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना ये लोगों के थ्रू दिखाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेगेटिव फैक्टर भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो बस यही है कि अगर आप इंडिया का बेस्ट पार्ट देख रहे हो तो एक ऐसा पार्ट भी देखते हुए चलो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज नहीं कल आपको ये सब चीज़ें फेस करना ही हो। तो ये सब चीज़ें ठीक कैसे होगी, कहाँ जाके इसका एंड होगा, ये तो शायद किसी को नहीं पता। लेकिन अगर वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.